friend, this is Pratiksha, and now we are going to take the new chapter of NCERT, that is Animal Kingdom. So, welcome back to my YouTube channel guys. तो आज हम ये चैप्टर 11 स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर एनिमल किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं। तो NCERT साथ में लेके बैठना, पेन साथ में लेके बैठना, और जो पॉइंट बोला है वो टिक करो, NCERT में टिक करो, क्योंकि गाइज मैं तो आपको 100% बता देती हूँ कि NCERT का बाहर का कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको जब मेमोराइज़ करना पड़ता है कुछ चैप्टर्स तो हाँ, ये पॉइंट्स पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक अभी बंद कर दो और बुक बंद करने के बाद मेमोराइज़ करो और उससे टाइम नोट्स लिखते जाओ। आपके नोट्स भी हो जाएंगे, आपका मेमोराइज भी हो जाएगा और आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और मिनिमम से मिनिमम हर चैप्टर के 200 तो 300 MCQ करो। 200 तो 300 लगाने ही, ये कुछ भी करके। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करती हूँ जो मैं एक शॉर्ट के थ्रू अपलोड कर दूँगी वो वीडियो बुक्स का। तो अभी के लिए वो रहने दो और पेन बुक साथ में लेके बैठो और हाईलाइट करते जाओ जो पॉइंट बोल रही हूँ। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका एक अच्छा सा चार्ट प्रिपेयर करके दूँगी कि 5 से 10 मिनट तक आपका पूरा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। सो नोट्स के लिए टेंशन मत लेना, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, ये चैप्टर्स पूरा ख़त्म होने के बाद ही आपको नोट्स और MCQ डालेंगे। MCQ बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मैंने पूरे चैप्टर के MCQ बना दिए। सो अभी मुझे सिर्फ अपलोड करना है आपको गाइज। चैनल न्यू था इसलिए अपलोड करने के लिए बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगा। मुझे कुछ इतना सिस्टम पता नहीं था, लैपटॉप से कैसे बनाए, मोबाइल से कैसे बनाए, सब मैंने देखा अभी क्लियर से। तो अभी मैंने पूरे के पूरे MCQ निकाल दे, एक साथ डालूँगी ये पूरा मैं MCQ आपको। और अभी तो सिर्फ ये चैप्टर्स है, वो चैप्टर देखो अभी तो, बाकी कुछ मत करो। सो एक मिनट बंद कर देती हूँ, वो नोटिफिकेशन आती जाएगी। हाँ, तो हम स्टार्ट करने वाले एनिमल किंगडम। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। तो एनिमल किंगडम मीन्स क्या है? एनिमल का किंगडम ऐसे तो आप सबकी बोलेंगे एनिमल का किंगडम, ऐसा नहीं है। जिस एनिमल किंगडम मीन्स क्या है कि एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है, उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मीन्स उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में फॉर्म किया है, उसको एक एनिमल किंगडम ऐसे बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते। When you look around, you will observe different animals with a different structures and forms. तो हम जब हमारे आसपास जब देखते हैं सराउंडिंग में, तो डिफरेंट एनिमल्स दिखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के। जैसे कि देखो ना, मंकी दिखता है हमें जो पेड़ पे बैठा रहता है। तो और दूसरा हम डॉग देखते हैं, फिर कैट, फिर पैरोट, बर्ड्स, मैमल्स, ये पूरे डिफरेंट एनिमल्स है जो डिफरेंट रीजन से है, उनका हैबिट डिफरेंट है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनका फंक्शन डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है। तो जब हम ये सब देखते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन की हमें नीड होती है, कौन सा एनिमल कौन से ग्रुप में आएगा। तो इसके लिए हम स्टडी करते हैं एनिमल किंगडम की। तो as over 1 million of species of animals have been described till now, the need of classification becomes all more important. जब हम अभी देखते हैं कि सराउंडिंग में ऐसे एनिमल्स न्यू डिस्क्राइब हो रहे, एक जाने के बाद एक ऐसे डिस्क्राइब हो रहे फटाक से। तो हमें उनकी स्टडी करने के लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है, जिससे वजह से हम सबको मीन्स अभी हमें तो नीट के लिए पढ़ना है सिर्फ, तो हमें उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं वो उतना ज़्यादा आकर्षण नहीं है उस चीज़ के। लेकिन कोई साइंटिस्ट जो है वो एनिमल्स पर रिसर्च करते हैं, तो उनकी स्टडी के लिए ना एक से फटाक से हो जाए, इसके लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकेम्स all more important
The classification also help in assigning a systematic position to the newly described species. अभी देखो आज एक स्पेसिस डिस्क्राइब हो गया शायद, तो वो एनिमल्स के कैरेक्टर्स देखेंगे, उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर देखेंगे और जल्दी से कैरेक्टर देखने के बाद हमें पता चल गया कि ये एनिमल्स एक ग्रुप से, ये एनिमल इस ग्रुप से. सो देखो बर्ड्स, अगर बर्ड्स जैसा होगा तो उसके विंग्स होंगे, तो वो किसके ग्रुप में जाएगा, एव्स के ग्रुप में जाएगा. ऐसा ही हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है एनिमल्स के लिए. इसके लिए हमें एनिमल किंगडम की स्टडी करनी पड़ती है. सो अभी हम डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले. लेट्स गो. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ये एनिमल्स के क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या है, कहाँ से मीन्स किस वजह से मीन्स कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में. तो इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ता है. In spite of differences in structures and forms of different animals, there are fundamental features common to the various individuals in relation to the arrangement of cell. First, arrangement of cell. Second, body symmetry. Arrangement of cell means क्या, वो एनिमल्स यूनिसेलुलर है क्या मल्टीसेलुलर है, एक सेल से बनना है कि 2 सेल्स के, मोर देन 2 सेल से बनना है, ऐसे. और बॉडी सिमेट्री मीन्स वो असिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है और बायलैटरल सिमेट्रिकल है. तो नेचर ऑफ सीलोम कैसा है, उसको सिलोमेट है और असिलोमेट है. ट्रू सिलोम है उसको, फाल्स सिलोमेट है कि सीडो सिलोमेट है ये. और पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है उसकी, कंप्लीट है और इनकम्प्लीट है. सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ओपन टाइप की है क्या क्लोज टाइप की है. फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है और असेक्सुअल है. ये देखने के लिए हमें इसकी पूरी ये क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है. पूरे एक ऑर्गेनिज्म को हमें अगर अच्छे से स्टडी करना है तो ये पूरे क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है. तो these features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे एक से. तो फर्स्ट हम जाएंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया मल्टीसेलुलर है हमें पता है, लेकिन ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. हाँ, पूरे एनिमिलिया किंगडम मल्टीसेलुलर है, लेकिन उनके सेम पैटर्न नहीं है. सेल के ऑर्गेनाइजेशन के सेम पैटर्न नहीं है. कैसे देखते हैं हम, देखो स्पॉन्जेस है, लाइक वो स्पॉन्जेस है ना, एक लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं, मीन्स लूजली सेल उनके पैक होते हैं, मीन्स कॉम्पैक्टली पैड में लूज होते हैं. तो वो कौन से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं. और उसके सिस्टम सेल्स से ना वो डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उस सेल के अंदर. तो अभी दूसरा देखेंगे, वो देखो सिलेंट्रस ले लो या टिनोफोरा ले लो. सो ये इसके क्या है, सेल से ना मोर कॉम्प्लेक्सली अरेंज होते हैं और उस अरेंजमेंट से सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वो पूरा एक साथ मिल जाते हैं वो सेल्स और टिश्यू फॉर्म करते, और वो टिश्यू है ना एक सेम फंक्शन फॉर्म करते. उसे हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. जो टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा को हम निडारिया बोलते, क्यों नाइडेरिया. जो आपके मन में प्रोनाउंसिएशन है वो बग दो, मुझे कुछ नहीं है, सिर्फ हमें वो एग्ज़ाम में लिखना है. मुझे भी इतना कुछ आता नहीं है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट ही आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप पढ़ाई करो. तो ये सेम अब हम टिश्यू लेवल हो गया, लेकिन अभी देखेंगे ऑर्गन लेवल. तो ऑर्गन लेवल क्या है, अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ऑर्गन लेवल. एक हायर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन लेवल, जो पूरे मीन्स टिश्यू एक कम्पैक्टली पैक्ड हो जाते और उससे ऑर्गन एक से वन ऑर्गन बनाते, उसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते, जो हमें प्लैटीहेल्मिन्थ्स में दिख जाता है. तो एनिमल्स like Annelida, Arthropoda, Mollusks, Echinodermata and Chordata, organs associated to form functional systems. Each are conquered with a specific physiological function. Sorry, psychological no है, physiological. वही बोली मैं, साइकोलॉजी इधर की तरह गई, मेरी टंग स्लिप हो गई.
फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये जो फ्लैटी हेलमिन्थ्स क्या है, वो स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन सिस्टम में देखो डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि लीवर है, पैनक्रियाज है, किडनी है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो सब मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते, उसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते। तो यहाँ पे देखो एनिमल्स के कौन से दिए, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्क एंड इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा दिया है। लेकिन यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा नहीं दिया है, लेकिन आपको उधर लिखना है। हेमिकॉर्डेटा भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही दिखाता है, उधर लिख लो, उधर हेमिकॉर्डेटा। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया। तो ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। वो ऑर्गन सिस्टम है ना, डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स के ग्रुप में है ना, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। देखो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिन्थ्स, उसको सिर्फ एक ही, प्लैटीहेलमिन्थ्स को सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है। तो वो जो ओपनिंग है ना, वो बोथ सर्व करता है, एक माउथ भी और एक एनस भी, मीन्स वहाँ से वो खाते और वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट करते। तो उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसा होता है कि उनको 2 ओपनिंग रहती है, खाने के लिए अलग और एक्सक्रीट आउट करने के लिए अलग होती है। तो इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप्स की रहती है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है देखते हैं हम। तो अभी देखो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगी। होमवर्क है ओपन टाइप ऑफ क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स लिखो। वो जो ग्रुप्स है, फाइलम्स है, हमारे जितने फाइलम्स है उतने फाइलम्स। नहीं अभी मत लिखो, जाने दो, फाइलम पढ़ाते टाइम ये पढ़ा दूंगी, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। सो हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। ओपन टाइप in which blood is pumped out of the heart and the cells and tissue are directly bathed in it। so ओपन टाइप में क्या होता है कि जो हार्ट से हमारा ब्लड निकलता है वो पम्प्ड आउट होता है और हमारे जो टिश्यू और सेल्स है ना उसमें डायरेक्टली जाके मिल जाते हैं, बात हो जाती है, मीन्स मिल जाते हैं उसमें। तो क्लोज्ड टाइप में क्या होता है, in closed time in which the blood is circulated through the series of vessels of varying diameters। so closed टाइप में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है ना वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। कहाँ से, वेसल्स, जैसे कि हम कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स होते हैं ना, उससे सर्कुलेटेड होता है ऑल ओवर द बॉडी। वो क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये हो गया। तो अभी हम सिमेट्री में आएंगे। तो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल कैटेगरी डिफरेंट कैसे हुई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। वो असिमेट्रिकल है, बायोलॉजिकल सिमेट्री है और रेडियल सिमेट्री। सो फर्स्ट देखेंगे स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल। सो वो है ना, वो एक हाईलाइट कर दो पॉइंट, स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल। तो ये देखो अभी स्पॉन्जेस का डायग्राम रुको दिखाती हूँ। देखो अभी ये स्पॉन्जेस है, ये बात स्पॉन्ज है। देखो अभी स्पॉन्जेस को हम कहाँ से डिवाइड करें कि जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कहाँ से डिवाइड करें, कहाँ से भी डिवाइड नहीं कर सकते। देखो किधर से भी डिवाइड कर दो, 2 इक्वल हाफ नहीं लेंगे। इधर से डिवाइड कर दो, लेफ़्ट साइड से डिवाइड करो, राइट साइड से हॉरिजेंटली वर्टिकली, वो डिवाइड ही नहीं होगा। देखो इधर भी देखो, इसका ये जो साइकॉन का है, साइकॉन, इसमें देखो हम किधर से भी डिवाइड करते हैं वो 2 पार्ट्स से डिवाइड नहीं होगा। सो अभी ये स्पॉन्जिला देखो, इधर भी किधर भी हम डिवाइड कर दो तो 2 पार्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं असिमेट्रिकल एनिमल्स। किधर गया, अरे यार ये तो फिर से हैंग हो गया। हाँ गया। तो ये हो गया। अभी असिमेट्रिकल देख लिया। अभी when any plane passing through the central axis of body divides the organism into 2 identical halves, it is called a radial symmetry। so radial symmetry क्या होता है, देखो
अभी ये एग्जांपल से स्टार फिश ले लो आप, ये स्टार फिश है, तो हम स्टार फिश से हॉरिजेंटली डिवाइड करें, लेफ्ट साइड से डिवाइड करें, राइट साइड से डिवाइड करें या वर्टिकली डिवाइड करें, वो दोनों किधर से भी डिवाइड करो, एनी प्लेन से आप लाइन पासिस करो, वो दोनों हाफ में, राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाएगी, उसी को ही रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स ये ध्यान में रखना, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड दैट इज सी टीनोफोरा नहीं है, वो सी साइलेंट है, टीनोफोरा है वो, और इकाइनोडर्मेटा। सो इकाइनोडर्मेटा भी स्पेसिफिक आता है, उधर यहाँ पे लिख लो इकाइनोडर्मेटा इन अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री दिखाता है। अगर हाँ आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि सिलेंट्रेटा टीनोफोरा सिर्फ इकाइनोडर्मेटा डाला और रेडियल सिमेट्री कौन सा है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन डाले एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियल सिमेट्री, फर्स्ट सिलेंट्रेटा टीनोफोरा और सिर्फ इकाइनोडर्मेटा डाला, कुछ नहीं, अडल्ट डाला नहीं, लार्वा डाला नहीं, कुछ नहीं, और फोर्थ ऑप्शन डाला है ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस करने का। अगर आपको रेडियल सिमेट्री में ये ऑप्शंस डाले, देखो स्पॉन्जेस, प्लैटीहेल्मिन्स, इकाइनोडर्मेटा एंड दूसरा कौन सा एक ले लो हेमिकॉर्डेटा, तो इसमें से रेडियल सिमेट्री कौन सा है, सेम इकाइनोडर्मेटा। वो तब वहाँ पे ना आप लार्वल बिरवल कुछ नहीं देगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन किए है वहाँ पे ज़्यादा लार्वल, तब भी आप उसको ध्यान में देना, नहीं तो नहीं ध्यान में देना। तो ये रेडियल सिमेट्री हो गया। तो अभी रेडियल सिमेट्री होने के बाद एनिमल्स लाइक एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये आपको सीक्वेंस लर्न करनी पड़ेगी। अभी मुझे लर्न हो गई है, वैसे आपको ही लर्न हो जाएगी, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम ये चैप्टर पूरा रटने का है, बाकी कुछ नहीं करने का, सिर्फ रटने का है चैप्टर्स। एग्जाम्पल्स है, डिप्लोब्लास्टिक है, सबसे सिंपल चैप्टर और सबसे स्कोरिंग, लेकिन सबसे बोरिंग है, लेकिन सबसे स्कोरिंग होता है ये चैप्टर। 4 से 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से हर साल। तो देखो 4 भी क्वेश्चन पे 4 4 जा 16 मार्क का क्वेश्चन, सिर्फ ये चैप्टर। इतना स्कोर, इतना सिंपल है, लेकिन थोड़ा बोरिंग होता है सिंपल वजह से, तो बोरिंग नहीं बनाने का, ये स्कोरिंग है देखने का। बोरिंग है लेकिन ये स्कोरिंग है, ये सब ध्यान में रखने का। ये आपको 4 क्वेश्चन अगर इसके करेक्ट आ गए, NCERT के बाहर का कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, लाइन टू लाइन पढ़ो NCERT का, कुछ नहीं आएगा बाहर, 100% लिख के देखती हूँ मैं इससे। तो अभी देखो एनिमल्स लाइक Annelida, Arthropoda, etc., where the body can divided into left and right halves in only one plane. This exhibit the bilateral symmetry. अभी देखती हूँ, देखो ये क्रैब है, देखो अगर मैं इसको सिर्फ वर्टिकली डिवाइड करूँगी तो वो राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड करूँगी तो ये होगा कि राइट एंड लेफ्ट हाफ में, नहीं होगा डिवाइड राइट एंड लेफ्ट हाफ में, उसका राइट और हाफ अलग हो जाएगा, लेफ्ट अलग हो जाएगा, सिमिलरिटी कुछ नहीं रहेगी। तो ऐसे टाइप के एनिमल जिसमें हम सिर्फ एक ही प्लेन पास करके 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, उसे बायलैटरल एनिमल्स कहते हैं। लेकिन बायलैटरल देखो कैसा, हमारे एग्जांपल ले लो, हमारे बॉडी के बीचों बीच अपने, अगर हमारे बॉडी के बीचों बीच आपने एक इमेजिनरी लाइन पास की तो हमारी बॉडी 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी। हाँ, वर्टिकली पास करना, हॉरिजेंटली नहीं, हॉरिजेंटली पास करके हमारा बॉडी डिवाइड नहीं होगा। वैसे ही अभी ये सिमेट्री देख लिया हमने, अभी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक देखेंगे। तो एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 embryonic layers, externally ectoderm and internally endoderm, are called डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो उसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, और उसका एग्जांपल टीनोफोरा भी आता है, लिख लो उधर, टीनोफोरा भी उसका एग्जांपल आता है। नहीं तो बोलेंगे टीनोफोरा किधर गया, टीनोफोरा उधर ही आता है, इधर नहीं देता है। NCERT ऐसे ही करता है, कुछ तो गड़बड़ कर देता है, लेकिन आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है किधर। तो आपकी वो आपकी टेस्ट लेना चाहता है कि ये कितना इंटेलिजेंट है और कैसे पास करेगा, तो यहाँ पर लिख के रखो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा आएगा इधर। तो ये देखो डिप्लोब्लास्टिक में ना एक्सटर्नल लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म इतना ही होता है, डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स होते हैं। ये देखो इधर, ये देखो आउटसाइड जो सरफेस है वो एक
एक्टोडर्म में, और इनसाइड वो रेड वाली लाइन नहीं है, वो इसके इनसाइड वाली जो लेयर है वो एंडोडर्म है। रेड वाली लाइन जो है ना वो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, उसका नाम है मेसोग्लिया। सो अगर सिर्फ 2 लेयर्स होते, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते। तो अभी डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है, उसका नाम है मेसोग्लिया। जो वो यहाँ पे लिख लिया कि मेसोग्लिया जो लेयर होती है ना वो नॉन सेलुलर और नॉन लिविंग होती है, इसलिए हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो अनडिफ्रेंशिएट लेयर है, तो वो डिप्लोब्लास्ट में प्रेजेंट होती है। अभी वो ट्रिप्लोब्लास्ट देखेंगे। तो दोज एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ 3rd जर्मिनल लेयर, जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है उसमें 3rd जर्मिनल लेयर होती है, उसको ना हम मेसोडर्म कहते हैं, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, इनसाइड और आउटसाइड लेयर के बीच में आती है, उसको हम मेसोडर्म कहते हैं। उस एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहाँ से कहाँ तक है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये पूरे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। आउटसाइड की जो लेयर है एक्टोडर्म है, इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्म, और जो मिडल मोस्ट लेयर है उसे हम मेसोडर्म कहते हैं। ठीक से देखना, डिप्लोब्लास्टिक में मेसोग्लिया है, वो नॉन डिफ्रेंशिएटेड और नॉन सेलुलर नॉन लिविंग होती है, लेकिन ये जो मेसोडर्म होती है ना वो डिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है, लिविंग होती है और फंक्शनल भी होती है पूरी, और सेलुलर भी होती है। तभी आप मुझे एक क्वेश्चन पूछेगी, दीदी यहाँ पे तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक बताया और प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया, तो स्पॉन्जेस क्या है? तो वहाँ पे लिख के रखो कि स्पॉन्जेस आर नाइदर डिप्लोब्लास्टिक नॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये सेंटेंस वहाँ पे लिख के रखो, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिए, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है और डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो उनके जर्मिनल लेयर्स नहीं रहते उनमें, इसलिए। अभी क्यों नहीं रहते ये मुझे मत पता, मुझे नहीं पता, भगवान को जाके बताओ। तो अभी हम सीलोम देखेंगे। तो सीलोम क्या है? तो सीलोम में क्या है देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल और गट वॉल। गट वॉल और बॉडी वॉल के अंदर जो कैविटी रहती है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लासिफिकेशन में। उसी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं, और वो कैविटी मेसोडर्म से ना लाइन होती है, जो इनर लेयर है ना मेसोडर्म, उससे लाइन होती है। तो एनिमल्स विच हैव सीलोम जिसके पास है वो सीलोमेट्स, लाइक एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सीलोमेट्स है। और सीलोमेट्स को ही हम ट्रू सीलोमेट एनिमल बोलते हैं। यहाँ पे लिख के लो, सीलोमेट्स ट्रू सीलोम विच हैव ट्रू सीलोम। तो सम एनिमल्स, ये देखो फर्स्ट है जहाँ पे कैविटी है उनको, ये देखो ये जो फर्स्ट वाले है ना, उसको फर्स्ट वो लेयर को मेसोडर्म लेयर ने लाइन किया है, देखो इनसाइड से। सीलोम को मेसोडर्म लेयर ने लाइन किया है, उसको ही सीलोमेट कहते हैं, वो ट्रू सीलोम होते हैं। अभी देखो, अभी दूसरा देखेंगे, कहाँ पे गया? Some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead of mesoderm, they are present as scattered pouches in between the ectoderm or endoderm. Such body cavity is called a pseudocoelom, and the animal possessing them are called a pseudocoelomates. So ये देखो, अभी ये देखो बी पिक्चर में, यहाँ पे मेसोडर्म में लाइन किया है, देखो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को यहाँ पे किया है क्या? नहीं, यहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये देखो पाउच टाइप का स्ट्रक्चर है, वो गोल 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 गोल, उसे हम सीडोसीलोम कहते हैं। और वो जो एनिमल्स में सीडोसीलोम होता है उसको हम सीडोसीलोमेट्स कहते हैं। तो सीडोसीलोमेट्स कौन से एग्जाम्पल से? सिर्फ एस्केल्मिन्थ्स नहीं, एस्केल्मिन्थ्स। तो अभी द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड असीलोमेट्स। जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट मीन्स प्रेजेंट ही नहीं है, उसको हम कहते हैं असीलोमेट्स। देखो यहाँ पे, कहाँ पे कैविटी दिख रही है आपको?
क्या स्पेस दिख रहा है? नहीं ना, तो ये असिलोमेट है। तो इसके एग्जाम्पल है प्लैटिहेल्मिन्थ। अभी दीदी फिर से मत पूछना कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, डिनोफेरा किस में आते, इधर ही लिख लो, वो भी असिलोमेट में ही आते हैं। वहाँ पे लिख लो असिलोमेट के एग्जाम्पल्स स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लैटिहेल्मिन्थ लिख लो। और वीडियो ध्यान से देखना, मैं नहीं लिख रही इसलिए आप मत लिखो, मुझे लिखना नहीं आता इधर, आप लिखने का चुपचाप देखूँगी। अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ आपकी तरह। यूट्यूब चैनल चलाना नहीं आता और चलाने निकली, जाने दो, हमें सिर्फ सिखाने से मतलब है, यूट्यूब चैनल चलाने से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक लड़की की वजह से सिखा रही हूँ, और मुझे पता नहीं कि आप हर रोज़ ये देखते हो या ना देखते हो, लेकिन एक लड़की है जो हर रोज़ ये देखती है, इसकी वजह से ही मैं बना रही हूँ। क्योंकि वो लड़की ना पूरी मराठी मीडियम से आती है और उसको ना मीन्स इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आता, तो वो बोलती कि दीदी मुझे हिंदी में पढ़ाओ। और हिंदी में मैं पढ़ाऊँगी तो सबको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो मीन्स मुस्लिम है और उसको मराठी सिर्फ समझ में आती है, लेकिन ज़्यादा ये करना सिखाऊंगी तो इतना समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में सिखा रही हूँ, उसको समझ में आ रहा है। मुझे दूसरे लड़कों से कुछ घेरा देना नहीं है, मुझे उसको पढ़ाना है। क्योंकि वो मेरे पास आई थी कि दीदी मुझे समझ ही नहीं आता, मैं यूट्यूब चैनल भी देखूँ तो वो समझ नहीं आता, तो आप ही मुझे पढ़ाओ। एक बार मैंने उसको पढ़ाया था, तब 2-3 बार मैंने उसको पढ़ाया क्लास में रहते टाइम में, जब 11th-12th में थी। तो तब मैं 12th में थी, वो 11th में थी, तो मैं जब उसको पढ़ाती थी तो उसको समझ में आता था। इसलिए उसने बोला कि दीदी आप यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल देते। तो मैंने देखा कि ये इतना चाहती है तो इसके लिए कर देती हूँ। और उसके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे के जिसको पढ़ना चाहते हैं, किसको मेरा समझ में आया तो उतना ही मुझे भला है। सबका दुआ लगेंगे, मेरी प्रैक्टिस हो जाएंगी टीचिंग में भी, मेरा भी कुछ लॉस नहीं होगा, उनका भी कुछ नहीं लॉस होगा, उल्टा मेरा टीचिंग में अच्छा नॉलेज बढ़ जाएगा। अभी तो मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी एज की हूँ कि बहुत बड़ी भी नहीं हूँ, सिर्फ 19 साल की हूँ, अभी BMS फर्स्ट ईयर को हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का। जैसा आता है, अगर आपको समझ में आता है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ समझ में तो मेरा आएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा, लेकिन आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। अगर सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे और हम सब दीदी के भरोसे, हाँ दीदी ने बोला 360 लाएंगे, 360 ला के देगी, नहीं दिला तो दीदी को ही मार दोगे, ऐसा नहीं भाई, मेरा नहीं, मुझे नहीं मारना। सिर्फ मैं जो सिखाती हूँ वो आपको रिवाइज़ कर देता है, आपके बाद में आपको उसको 2-3 टाइम रिवाइज़ करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं। खुद से कुछ मेहनत करोगे तभी फल प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो ऐसे ही मरोगे, फिर से रिपीट करने को आने जाना पड़ेगा। और एक बता देती हूँ कि हाँ, अगर आपको कोई टॉन्ट देता है कि आप रिपीटर हो, आपसे क्लियर नहीं हुआ, तो लोगों को क्या है, आज है कल नहीं है, वो लोग आज आप पे हंसेंगे और कल आपके सक्सेस पर रोएंगे। तो लोगों का ध्यान मत देना, आपको जो करना है वही करो, आपका मन क्या कह रहा है वही करो, ये दुनिया सब भूल जाओ, सिर्फ अपने ड्रीम पर फोकस करो। और एक आपको बताती हूँ कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सो जब तक आप आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, लेकिन आप उसमें कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो सिर्फ ड्रीम देखकर क्या फ़ायदा ना, उसके लिए कुछ तो करो, तभी आपको फल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सो वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड एंड मेक योर नी ड्रीम टू द रियलिटी। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा डिमोटिवेट होता है तो आपके वो आजू बाजू में स्टडी टेबल के ऊपर है ना, और नीट के कुछ अच्छे से थॉट्स लिख दो, जिससे आप जब डीमोटिवेट हो गए तब उस थॉट को पढ़ना, मोटिवेट होना, कुछ सॉन्ग अपनी मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, क्योंकि सॉन्ग
अगर कोई मोटिवेशनल सॉन्ग है, दूसरे कौन से भी सॉन्ग सुन लो, अपना माइंड फ्रेश रखो। हाँ, 1 आवर मुझे नहीं होता पढ़ाई करना, मत करो, 45 मिनट्स करो, 15 मिनट्स रिलैक्स हो। लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स फिर हाफ एन आवर नहीं बढ़ा देने का, सिर्फ 15 मिनट्स लेने का, फिर से काम में लग जाओ। हाँ, सोना आ रहा है, सो जाओ। हाँ, इतना भी नहीं सोना है, थोड़ा पावर नैप लेना, फिर उठना, फिर करना। लेकिन हाँ, अपनी पढ़ाई बस फोकस्ड रहना, किधर इधर उधर 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 इधर इधर उधर उधर कुछ नहीं करने का। इंस्टा वो सब डिलीट कर दो। हाँ, करना है ना तुम्हें इंस्टा, संडे को यूज़ करो हाफ एन आवर के लिए, करना यूज़ करो। वो गर्लफ्रेंड सब 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 भूल जाओ। रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका करियर इम्पोर्टेंट है। यही बताना चाहती हूँ अभी आपको पर्सनल मैटर में क्यों घुसो भाई, चलो जाने दो। अभी सेगमेंटेशन हाँ, सेगमेंटेशन हाँ, चलो। क्लासिफिकेशन एनिमल्स बढ़ाना है, बहुत सारे हैं मम्मी। चलो अभी सेगमेंटेशन। तो इन एनिमल्स the body is externally and internally divided into segments with serial repetition of at least one organ. For example, अर्थवम। ये देखो अर्थवम है, उसमें हम डिवाइड कर दो, किधर से भी डिवाइड कर दो, सीरियल रिपीटेशन से डिवाइड कर दो, छोटे 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 छोटे। उधर एक ऑर्गन रहता है, वो डिवाइड होता है, उसको ही हम मेटामेरिज्म कहते हैं। This body pattern show metameric segmentation is also known as metamerism। जो उसका एग्जाम्पल है अर्थवम। ये ध्यान में रखना भाई, ये मत भूल जाना। छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। तभी नोटोकॉर्ड देखेंगे। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड है, ये देखो मेरे पीछे बोलने का भी, हाँ सब मुझे बोलने का। हाँ, ऑनलाइन हो तो कुछ भी चुप नहीं बैठने का, वीडियो स्टार्ट करके सो जाने का, ये कुछ नहीं करने का। ये देखो मेरे साथ बोलने का अभी, उठो और फिर बोलो। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on dorsal side during embryonic development in some animals। फिर से बोलने का, मेरे टीचर्स ने मुझे इससे ऐलान करके लिया था ये पार्ट। मैं VA से हूँ ना, विद्याराधन एकेडमी से, तो मुझे फरताई से नहीं सिखाया था कि नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। सिंपल। ऐसे क्या है ना, जब आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाओगे ना, तो आपको इंटरेस्ट से पढ़ो, 50% ही पढ़ो, उसका 45% आप भी क्या याद आ जाएगा आपको। एक चैप्टर अगर आपने एनिमल किंगडम लिया तो वो पूरा चैप्टर इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। देखो कुछ नहीं तो नहीं, 75% ऐसे ही याद हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में फिर से वो ऐसे करके 95 तक हो जाएगा। और अगर फुल रिवाइज होगा तो 100% भी हो जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट के साथ करना है। इंटरेस्ट के साथ 1-2 बार भी कर दोगे रिवाइज ना, तो बस नीट का सॉल्यूशन पक्का है। तो अभी नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। तो अभी एनिमल्स जिस एनिमल को नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट्स, और जिसको नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स कौन है? पोरीफेरा से लेकर इकानोडर्मेटा तक। अभी बोलेंगे आप हेमिकॉर्डेटा नहीं है क्या? हेमिकॉर्डेटा भी है भाई, लेकिन पहले वो बोल रहे थे कि जो हेमिकॉर्डेट है ना, उनमें स्टोमोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो नोटोकॉर्ड से सिमिलर होता है। लेकिन अभी यहाँ पे लिख लो कि हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट में ही आते, कॉर्डेट में नहीं आते, उधर लिख के रखो। तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखेंगे। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन अ कॉमन फंडामेंटल फीचर as mentioned in the preceding section is given in figure 4.4। तो ये जो चार्ट है ना बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो देखो देखो, इस चार्ट के नीचे दिख रहा है, देखो
इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। ये देखो, अगर इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री में कौन से इसमें होता है, अडल्ट स्टेज में, और लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री। वहाँ पे दिख के रखो का तो अभी आप सोए तो नहीं हो ना? उठ जाओ। मुझे भी सो नींद आती है रे, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ उठ जाओ। अगर जब तक मेरा चैनल थोड़ा सा अच्छा नहीं चलता तो मैं आपको मुंह दिखा देती, लेकिन मेरा मुंह बहुत गंदा है इसलिए मैं नहीं दिखाती। इसलिए आपको मुंह देखने से क्या करना है? मैम पढ़ा रही है उतना पढ़ना है। मैम भी नहीं है, मैं आपकी एज की हूँ। दीदी पढ़ा रही है, पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलो अभी देखेंगे किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया मल्टीसेलुलर होता है। तो इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने देखा है हमने? सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और जो ये मोस्टली असिमेट्रिकल रेडियल, ये चार्ट बात देख लो। ये देखो इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे स्टार किया है, ये देख लो। फिर हो गया, ये चार्ट खुद से करना पड़ेगा। लर्न हो गया, मैंने ये पूरा कर दिया है पहले से ये चैप्टर्स में से, तो आपको ये करना है। कल हम स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा और सिलेंटेटा टिनोफोरा, कल एंड करेंगे। फिर बाद में प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ। अरे भाई फिर से हैंग हो गया मेरा बटन का मोबाइल, इससे अच्छा है भाई। और हाँ आ गया अभी ये गया मेरा लक। प्लैटीहेल्मिन्थ और एस्केल्मिन्थ एनलिडा, ये हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे। फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिचोर्डेटा एक वीडियो लेक्चर में हो जाएगा। और ये जो कॉर्डेटा है ना, ये कॉर्डेटा को मुझे सिर्फ 2 लेक्चर्स लगेंगे ये कंप्लीट करने को। ये चार्ट भी उससे अच्छा, मैं एक बहुत अच्छा एक चार्ट देती हूँ, वो पूरा का पूरा आपको लर्न हो जाएगा। और ये समरी तो लेनी पड़ेगी यार। देखो आप समरी छोड़ देते हो, लेकिन समरी से भी कौन से चैप्टर में से ना समरी से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन। तो ये करना पड़ेगा हमें। और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होते हैं, वो करना है। फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो तब तक के लिए मेरा हैंग हो गया भाई, फिर से हैंग हो गया। जाने दो बॉय, गर्ल्स और बॉयज़, पढ़ाई करो, अच्छे से रिवाइज करो। और हाँ, इधर उधर मस्ती कम करो करना। हाँ लाइफ है, एंजॉयमेंट तो थोड़ी बहुत है, लेकिन पढ़ाई इस बार 2-3 साल पढ़ाई कर लोगे तो कुछ करियर अच्छा मिलेगा। बाकी इधर आने के बाद हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है और एंजॉयमेंट भी होती है, वो अलग बात है। लेकिन है ना, अगर आपका लाइफ का फर्स्ट स्टेप है जो 12th के बाद आता है, वो सक्सेस मिला दिया उसमें, तो आगे के स्टेजेस भी आपको सक्सेस के लिए वो एक क्या बोलते, मुझे एक सर ने बोला था, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ते हमें खुद बनाना है। ये ध्यान में रखो और ऐसे पढ़ाई करो गधो, इधर उधर घूमना मत, सिर्फ पढ़ाई कुछ नहीं। नौकरी, बिक्री, छोकरी ये सब बाद में करने का, पहले पढ़ाई, ठीक है। चलो जाती हूँ, बस हो गया ना भाई, 40 मिनट का लेक्चर लिया मैंने। हाँ अभी मेरे पानी पीना है। चलो आप भी जाओ, थोड़ा सा स्लीप नैप लो, फिर उठ जाओ, खाना पीना खा के मस्त रिवाइज करो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बड़े जोश के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। सिर्फ सोना मत यार, मुझे भी नींद आती है, सिर्फ सोना मत। बाय।